नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जहां हम प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सर्वमान्य मानकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 7 मूल मात्रकों की पद्धति को कब अपना लिया गया? उत्तर होगा 1971 में आयोजित 14वीं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट में। अगला प्रश्न, किस राशि में परिमाण और दिशा दोनों निहित है? सदिश राशि में। अगला प्रश्न, यदि दो सदिशों को परिमाण और दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमशः भुजाओं द्वारा दर्शाया जाए तो उनके परिमाण सदिश को त्रिभुज की तीसरी भुजा को विपरीत क्रम में लेकर दर्शाया जाता है। इसे कहा जाता है सदिशों का त्रिभुजीय नियम। अगला प्रश्न, शक्ति के मात्रक के रूप में अश्व शक्ति को किसने समाविष्ट किया? जेम्स वाट ने। अगला प्रश्न, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। अगला प्रश्न, कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। अगला प्रश्न, सभी गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा निहित होती है और इसकी सहायता से वे विराम अवस्था में आने से पूर्व कार्य कर सकती हैं। इस प्रकार की ऊर्जा को कहते हैं गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर लग रहे सभी बलों के परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है वस्तु की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर। अगला प्रश्न, किस सिद्धांत के अनुसार एक विलगित निकाय की कुछ ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अगला प्रश्न, एक थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? कोयले की रासायनिक ऊर्जा को। अगला प्रश्न, यदि एक दृढ़ पिंड इस प्रकार चलता है कि इसके सभी कण समानांतर पथ के अनुदिश गति करते हैं तो इसकी गति को कहते हैं स्थानांतरीय गति। अगला प्रश्न, एक दृढ़ पिंड की गति जिसमें सभी कण संकेंद्री वृत्तीय पथ में गति करते हैं कहलाती है घूर्णन गति। अगला प्रश्न, रेखीय गति में जो भूमिका द्रव्यमान की होती है वही भूमिका घूर्णन गति में है जड़त्व आघूर्ण की। अगला प्रश्न, रेखीय गति में रेखीय वेग की जो भूमिका है वही भूमिका घूर्णन गति की है कोणीय वेग की। अगला प्रश्न, वह डिस्क जिसका जड़त्व आघूर्ण बहुत अधिक होता है कहलाती है गतिपालक चक्र। अगला प्रश्न, संसार में परमाणु की संकल्पना प्रतिपादित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे कणाद। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का वह गुण जिसके फलस्वरूप विरूपक बल हटाने पर वस्तु पुनः अपनी मूल आकृति और साइज प्राप्त कर लेती है कहलाता है प्रत्यास्थता। अगला प्रश्न, यदि विरूपक बल हटा लेने से कोई वस्तु अपनी मूल आकृति में आने की कोई प्रवृत्ति नहीं रखती और अपने परिवर्तित रूप में ही रह जाती है तो उसे कहते हैं पूर्ण सुघट्य। अगला प्रश्न, विरूपित वस्तु के अनुप्रस्थ परिच्छेद के प्रति इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रत्यानयन बल को कहा जाता है प्रतिबल। वस्तु में अवरूपण उत्पन्न करने वाला बल कहलाता है विरूपक बल। अगला प्रश्न, यदि विरूपक बल वस्तु की लंबाई की दिशा में हो तो उत्पन्न प्रतिबल कहलाता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अगला प्रश्न, किसी सतह के अभिलंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल में कार्य करने वाला विरूपक बल कहलाता है दाब। अगला प्रश्न, सतह के अभिलंब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न आंतरिक प्रत्यानयन बल को कहते हैं प्रतिबल। अगला प्रश्न, यदि विरूपक बल सतह के समानांतर या स्पर्श रेखीय ढंग से कार्य करता है जिससे कि वस्तु के आयतन में परिवर्तन हुए बिना आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रकार का प्रतिबल कहलाता है अपरूपक प्रतिबल। अगला प्रश्न, विरूपक बलों से वस्तु की विमाओं में परिवर्तन हो जाता है। सामान्य रूप से वस्तु की विमा में प्रति इकाई विमा परिवर्तन जैसे लंबाई आकार और आयतन को कहते हैं विकृति।
अगला प्रश्न, विकृति का अधिकतम मान जहां तक वस्तु में प्रत्यास्थ गुण रहता है कहलाता है प्रत्यास्थता सीमा। अगला प्रश्न, यदि प्रत्यास्थता सीमा और विभाजन बिंदु के बीच विरूपण काफी अधिक हो जाता है तो पदार्थ कहलाता है तन्य। अगला प्रश्न, यदि पदार्थ प्रत्यास्थता सीमा को पार करते ही टूट जाता है तो वह कहलाता है भंगुर। अगला प्रश्न, ऐसे पदार्थ जिनकी विकृति के मान काफी बड़े होते हैं कहलाते हैं इलेस्टोमर अथवा प्रत्यास्थलक। अगला प्रश्न, पदार्थ विरूपित अवस्था में मूल स्थिति में आने में कुछ कम कार्य करता है, अर्थात पदार्थ को विरूपित करने में किया गया कार्य अधिक होता है। इस प्रकार इस चक्र में कुल ऊर्जा अवशोषित हो जाती है जो ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। इस परिघटना को कहते हैं प्रत्यास्थ्य शैथिल्य। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को कहा जाता है? उत्तर है संपीड़ित्य। अगला प्रश्न, सबसे अधिक संपीड्य और सबसे कम प्रत्यास्थता होती है गैस में। अगला प्रश्न, सबसे कम संपीड्य और सबसे अधिक प्रत्यास्थता होती है ठोस में। अगला प्रश्न, अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को कहा जाता है वस्तु के पदार्थ का दृढ़तांक या अपरूपणता गुणांक। अगला प्रश्न, किसने दर्शाया कि प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत पार्श्व विकृति अनुदैर्ध्य विकृति की समानुपाती होती है? पवासो ने। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के पदार्थ के लिए पार्श्व विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात स्थिरांक होता है उसे कहा जाता है पवासो अनुपात। अगला प्रश्न, स्थितिकी ऊर्जा का एक प्रकार जो स्प्रिंग जैसी प्रत्यास्थ वस्तु के संपीड़न और या विस्तार से संबंधित है कहलाती है प्रत्यास्थ ऊर्जा। अगला प्रश्न, किसी तरल में डूबी हुई वस्तु पर कार्य करने वाला ऊर्ध्वाधर बल कहलाता है उत्प्लावक बल। अगला प्रश्न, किस नियम के अनुसार परिबद्ध द्रव की स्थिति अवस्था में जब किसी स्थान पर दाब डाला जाता है तो यह पूरे द्रव में और पात्र की दीवारों में बिना कम हुए संचारित हो जाता है पास्कल के नियम के अनुसार। अगला प्रश्न, द्रव पृष्ठ पर स्थिर अणुओं में एक स्थितिज ऊर्जा होती है जिसे कहते हैं पृष्ठ ऊर्जा। अगला प्रश्न, किसी द्रव की सतह पर खींची काल्पनिक रेखा की प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को कहते हैं पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, पृष्ठ तनाव मापा जाता है न्यूटन प्रति मीटर में। अगला प्रश्न, किसी द्रव के तल पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव के भीतर बर्तन की दीवार के बीच के कोण को कहते हैं स्पर्श कोण। अगला प्रश्न, तरल का वह गुण जिसके कारण यह अपनी समीपवर्ती परतों के बीच की सापेक्ष गति का विरोध करता है कहलाता है श्यानता। अगला प्रश्न, द्रव की स्थिर अवस्था में इसके द्वारा लगाया गया दाब कहलाता है द्रव स्थैतिक दाब। अगला प्रश्न, किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं उत्प्लावक बल। अगला प्रश्न, तरल पदार्थ में रखी गई वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावक बल की प्रकृति की खोज किसने की? आर्किमिडीज ने। अगला प्रश्न, जब एक वस्तु को किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उत्प्लावक बल का परिमाण वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत कहलाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला प्रश्न, निश्चित मात्रा के किसी परिबद्ध द्रव की स्थिर अवस्था में तल के किसी स्थान पर यदि दाब डाला जाए
तो यह दाब समान परिमाण में पूरे द्रव में सभी दिशाओं और धारक की दीवारों पर संचारित हो जाता है। यह नियम कहलाता है पास्कल का नियम, द्रव के दाब संचरण का नियम। अगला प्रश्न, किसी द्रव का मुक्त तल न्यूनतम पृष्ठ तल प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इसके कारण सतह पर एक तनाव उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, केशिका नलियों में द्रव का ऊपर उठना या नीचे जाना कहलाता है द्रव की केशिका क्रिया या केशिकत्व। अगला प्रश्न, एक ऐसे उपकरण जो नली में बहते हुए द्रव के प्रवाह की दर को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कहलाता है प्रवाह मापी या बैटरी मीटर। अगला प्रश्न, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान की जाती है तो उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होती है जिसे कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। अगला प्रश्न, नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब उस गैस के आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम कहलाता है बॉयल का नियम। अगला प्रश्न, एक नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन ताप के समानुपाती होता है। यह नियम कहलाता है चार्ल्स का नियम। अगला प्रश्न, यदि किसी गैस का आयतन स्थिर रखा जाए तो उसका दाब परम ताप का अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम कहलाता है गेलुसक का नियम। अगला प्रश्न, ताप और दाब की समान अवस्थाओं में आदर्श गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। यह नियम कहलाता है एवोग्रेडो का नियम। अगला प्रश्न, ताप और दाब की समान अवस्थाओं में किसी गैस के विसरण का वेग उसके घनत्व के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कहते हैं ग्राहम का गैस विसरण का नियम। ऊष्मा का वह मात्रा जो उस पदार्थ की एकांक संहति के ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक होती है कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। अगला प्रश्न, जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है और एक विशिष्ट ताप पर यह गलने लगता है। इस ताप को कहते हैं ठोस का गलनांक। अगला प्रश्न, किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को एक नियत ताप पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है उस द्रव द्रव के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है, ऐसी युक्ति जो ऊष्मा को अविराम रूप से कार्य में रूपांतरित करती है कहलाती है ऊष्मा इंजन। अगला प्रश्न, ऊष्मागतिक प्रक्रम का ऐसा ग्राफ जो यह दर्शाता है कि किसी निकाय का दाब अपने आयतन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है कहलाता है सूचक ग्राफ। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु के और उसके वातावरण के तापमानों के अंतर के समानुपाती होती है। यह नियम कहलाता है न्यूटन का शीतलन नियम। अगला प्रश्न, किसी दोलक द्वारा एक सेकंड में पूरे किए गए दोलन की संख्या होती है कहलाती है आवृत्ति। अगला प्रश्न, तरंगति में ऐसे दो निकटतम बिंदुओं के बीच की दूरी को जो एक ही कला में हैं कहते हैं तरंग दैर्ध्य। अगला प्रश्न, विद्युतीय चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। अगला प्रश्न, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा? रोमर ने। अगला प्रश्न, जब ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक। अगला प्रश्न, किसे स्टार की नेबुला के रूप में जाना जाता है? मेसियर 16 को। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? विकिरण विधि द्वारा। अगला प्रश्न, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? घनत्व को। अगला प्रश्न, फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? एडमंड बेकरल ने। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को कहते हैं मोलर द्रव्यमान। अगला प्रश्न,
किसी पदार्थ के एक मोल के आयतन को कहते हैं मोलर आयतन। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का परमाणु के घटक के रूप में आविष्कार किया सन 1897 में जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न, प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न, उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु क्रमांक इंगित करता है परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। अगला प्रश्न, तत्वों के वैसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान व परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। अगला प्रश्न, तत्वों के वैसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान समान संख्या होते हैं कहलाते हैं समभारिक। अगला प्रश्न, परमाणु की संरचना का वर्णन करने का प्रथम प्रयास जे थॉमसन का था, जो जाना जाता है प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से। अगला प्रश्न, परमाणु का धनादेश और अधिकतम द्रव्यमान नाभिक में होता है, बाकी सारा परमाणु खाली स्थान है जिसमें बहुत छोटे ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार।